जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आपकी सेकंड बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति का 7वां अध्याय, जिसका नाम है जन आंदोलनों का उदय। आज के इस सेशन में हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं किसान आंदोलन से। आपके सिलेबस में जिसका जिक्र किया गया है उससे पहले कुछ तथ्यों पर हम बात कर लेते हैं। हाल ही में शायद ही कोई भारत का ऐसा नागरिक हो जिसको इस बात का इल्म नहीं हो भी हाल ही में किसान आंदोलन है वो लंबे टाइम चला था। कारण था केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून बनाए थे जिसका किसानों के संगठनों ने विरोध किया, धरना प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी भी इन कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और वो एमएसपी की गारंटी की बात है वो कर रहे थे। अपनी मांग मनवाने के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनवाया और परिणाम ये रहा भी केंद्र सरकार ने उन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया और किसानों ने अपना धरना है वो समाप्त किया। किसानों ने ये महसूस किया भी सरकार ने भी ये माना भी ये शायद उनके साथ गलत हो रहा हो। चलिएगा, प्लस माइनस हर मुद्दे की बातें होती है, नफा नुकसान कई बार बाद में पता चलता है भी सही हुआ या गलत हुआ। तो इस किसान आंदोलन की अगर आपको इतनी सी जानकारी है भी इस प्रकार से भारत में हाल ही में ये आंदोलन हुआ, तो आप ये समझिएगा हम उसी प्रकार के किसान आंदोलन की, क्योंकि हम 1980 के दशक की बात कर रहे हैं। हमारा देश जब आज़ाद हो गया, देश में आर्थिक रूप से देश को स्ट्रोंग करने के लिए जो योजनाएं चलाई गई थी उसमें पहली योजना में कृषि के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया, फिर बाद की दूसरी योजना में उद्योगों के ऊपर जोर दिया गया। तो जब उद्योगों के ऊपर जोर दिया गया तो कृषि व्यवस्था है वो गड़बड़ा गई थी, क्योंकि आपको पता है बाद में सरकार हरित क्रांति लेकर आई। खाद्यान्नों में हमने आत्मनिर्भर होने के लिए उन्नत किस्म के बीज है उनको बोया, जिससे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को काफी लाभ पहुंचा। वहां पर जो नकदी फसलें गेहूं और जो गन्ना होता था उनसे उनको लाभ मिलने लगा। किसान आर्थिक रूप से स्ट्रोंग होने लगे। तो जो आर्थिक रूप से किसान समृद्ध हो रहे थे उनको धीरे धीरे अपने अधिकारों की जानकारी भी हो रही थी। तो वहीं से अपनी बात स्टार्ट करते हैं जब भारत के अंदर एक बहुत बड़ा किसानों की एक यूनियन बनी, संगठन बना, जिसका नाम है भारतीय किसान यूनियन। शॉर्टकट इंग्लिश में कह देते हैं BKU, भारतीय किसान यूनियन। 80 के दशक की बात है ये। 80 के दशक में BKU पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों का एक अग्रणी यानी प्रमुख संगठन था। ये सारे किसान मोस्टली समृद्ध थे और पहली बार इस भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने, इस संगठन ने विरोध किया। और वहां से अपनी बात स्टार्ट करें तो जनवरी 1988 में उत्तर प्रदेश के मेरठ में भारतीय किसान यूनियन के सदस्य किसानों ने महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में धरना दिया था पहली बार, क्योंकि बिजली की जो दरें हैं, रेट है वो बढ़ा दिया था। 20,000 के आसपास किसान हैं वो बिजली दफ्तर के आगे इकट्ठे हुए थे। वो सारे भारतीय किसान यूनियन के सदस्य थे, किसान थे। वो लगभग 3 हफ्ते तक उन्होंने धरना दिया, लेकिन बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से, अनुशासित तरीके से। जब वो वहां पर बैठे थे तो उनके खाने पीने की व्यवस्था आसपास के गांव के लोगों ने संभाली थी और वहां की सिस्टम को झुकना पड़ा और जो बिजली की दरें हैं वो कम कर दी थी। तो इस प्रकार से एक यूनियन वो पहली बार सक्सेस होती है, इनका हौसला बढ़ता है। और ये आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ पहली बार? महेंद्र सिंह टिकैत के। और आपने हाल ही में जो किसान आंदोलन हुआ उसमें नाम सुना होगा श्री राकेश टिकैत का। वो राकेश टिकैत इन्हीं महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे हैं। तो अब भी किसान आंदोलन चल रहे थे और पहले
भी चल रहे थे। हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग अब अगर बात करें तो हम जो स्टार्टिंग में हुआ उसके बारे में पढ़ना है। चीजें वही हैं, तरीका वही है, सरकार को कैसे अपनी बात मनवाई जाए, यही पहले होता था, यही अब होता है। चलिएगा अब प्रश्नों के माध्यम से तो बात आगे भी भारतीय किसान यूनियन क्या है और इस यूनियन की प्रमुख मांग और मुद्दे क्या थे जो प्रश्नों के रूप में बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला, कि बिजली की दर रेट में की गई बढ़ोतरी है, इसका इन्होंने विरोध किया। गन्ने और गेहूं के सरकारी मूल्यों में बढ़ोतरी की मांग रखी, भी रेट बढ़ाया जाए, एमएसपी मिनिमम सेल प्राइस है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो बढ़ाया जाए। तीसरी मांग थी कि कृषि उत्पादों के अंतरराज्यीय व्यापार पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की मांग, भी एक राज्य से दूसरे राज्य में जो कृषि उत्पादों के व्यापार पर जो रोक लगी हुई है उनको हटा दी जाए। किसानों को भी पेंशन मिलनी चाहिए, सिर्फ सरकारी कर्मचारी को ही क्यों मिले, किसानों को भी पेंशन मिलनी चाहिए। किसानों के जो बकाया कर्ज है उसको माफ कर देना चाहिए। किसानों की कर्ज माफी की मांग उस टाइम रखी गई और उचित दर पर गारंटी शुदा बिजली मिले इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो 80 के दशक में 90 के आसपास जो किसान आंदोलन हुए उनके अंदर ये प्रमुख मांगे हैं वो रखी गई। अब बात ये आती है भी किसानों के हित में या इस किसान यूनियन की या इस आंदोलन की कौन सी गतिविधियां और विशेषताएं रही जिनके माध्यम से ये किसान आंदोलन है वो सफल हो सका। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जा सकता है भी किसान भारतीय किसान यूनियन की या इस आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, या ऐसे पूछा जा सकता है भी ये जो किसान आंदोलन है ये सक्सेस हुआ भी भारतीय किसान यूनियन द्वारा चलाए जाने वाले किसान आंदोलन को सर्वाधिक सफल जन आंदोलन बनाने वाले प्रमुख कारकों को लिखिए, तब भी आपको इन्हीं का जिक्र करना है। जिसमें सबसे पहले हम एक्टिविटी की बात करें तो धरना, प्रदर्शन, रैली, जेल भरो जैसे कार्य किए। इन अनुशासित कार्रवाइयों से सरकार के ऊपर दबाव बनाया और आपको जैसे कि मैंने बताया इन धरना प्रदर्शन के दौरान स्थानीय लोगों ने इनका सहयोग भी किया। तो एक विशेषता, एक सफलता का कारण तो ये था कि किस प्रकार से इन्होंने अपना मूवमेंट है वो किसानों ने किया। दूसरी बात आती है कि किसानों की लामबंदी। लामबंदी का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो किसानों को इकट्ठा करने के लिए जातिगत जुड़ाव का इस्तेमाल किया गया। मोस्टली जो किसान थे वो एक जाति, विशेषकर बात करूं तो जाट जाति के जो लोग थे वहां पर वो ही थे, तो जातिगत जुड़ाव का इस्तेमाल किया गया। तो एक जाति विशेष के लोगों को इकट्ठा किया गया। धन और संसाधन, क्योंकि जब आंदोलन करते हैं तो पैसा भी चाहिए, बहुत सी बेसिक चीजें हैं उनकी भी जरूरत पड़ती है। तो धन और संसाधन है वो जाति पंचायत, जो खाप पंचायत थी, उनसे जुटाए जाते थे और अपनी संख्या के दम पर राजनीति में एक दबाव समूह की भांति ये सक्रिय रहे। क्योंकि वोट, सरकार को क्या चाहिए, किसी राजनीतिक पार्टी को क्या चाहिए, वोट चाहिए। उनको पता है भी इन किसानों के पास वोट है, तो वो दबाव भी किसानों ने बनाया, भैया अगर हमारी मांग नहीं मानोगे तो वोट किससे पाओगे। तभी हमने ये लिखा भी अपनी संख्या के दम पर राजनीति में एक दबाव समूह की भांति भी ये संगठन है वो एक्टिव रहा। ये भी इसकी खासियत है, ये भी एक सफलता का एक कारण रहा है। बीकेयू, भारतीय किसान यूनियन, अपने को लंबे समय तक कायम रख सका। हालांकि कोई बहुत बड़ा अनौपचारिक संगठन नहीं था ये, लेकिन फिर भी अपने आप को लंबे टाइम तक, आज भी ये संगठन है वो चल रहा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि यह संगठन अपने सदस्यों के जाति वंश के संपर्क जाल पर आधारित था। भी आज जो इसका सदस्य है, जो व्यक्ति इसका सदस्य है, उसका बेटा वो भी किसान है, तो वो भी बाद में इससे जुड़ गया, फिर उनका बेटा इससे जुड़ गया, उस समाज के लोग उससे जुड़ते गए।
तो इस कारण से भी ये अपने सदस्यों के जाति वंश के संपर्क जाल पर आधारित था, इसलिए भारतीय किसान यूनियन है वो अपने आप को लंबे समय तक है वो रखने में कामयाब हो रहा है। अब बात ये आती है भी विशेषताओं की बात करें, हम जो भी पढ़ रहे हैं एक तरीके से ये इस संगठन की विशेषताएं ही हैं, लेकिन बोर्ड परीक्षा में आपकी समझ को भी कितनी आप में समझ आई है, इस बात की पहचान करने के लिए प्रश्न की भाषा थोड़ी सी घुमा दी जाती है। जैसे प्रश्न ये पूछ लिया जाता है भी उनकी किसान यूनियन की प्रमुख मांग या मुद्दे बताइए, ये बताइए किन कारणों से वो सफल हुआ या विशेषताएं क्या है, और ये बताइए भी ये आंदोलन जो चला इस यूनियन की तरफ से वो कहां तक है वो सफल हुआ। तो मैंने कहा बिजली की मांग के लिए पहली बार आंदोलन स्टार्ट हुआ, भी बिजली की जो रेट बढ़ा दी थी बाद में कम कर दी, तो क्या थी ये इसकी जीत थी, तो ये सफल आंदोलन रहा। तो वो सफलता वाली दो चार बातें हैं वो आप इसके अंतर्गत लिख सकते हैं। जैसे यह संगठन राज्यों के अन्य किसान संगठनों, यानी ये एक राष्ट्रीय लेवल का संगठन हो गया, आपको बताना चाहूं, इसके साथ साथ हर स्टेट के अंदर भी, हर राज्य के अंदर भी इस प्रकार के किसान संगठन हैं वो काम करते हैं। तो इन्होंने उन संगठनों को भी अपने साथ जोड़ा। तो अन्य किसान संगठनों, जैसे उदाहरण के रूप में जो हमें हमारे सिलेबस में जिनका जिक्र है, महाराष्ट्र का शेतकारी संगठन। तो शेतकारी संगठन किस स्टेट से संबंधित है? महाराष्ट्र से। किनका है? किसानों के लिए है ये संगठन। दूसरा, कर्नाटक का रेयत संघ। तो रेयत संघ जो किसानों के लिए है, इसका संबंध किस स्टेट से है? कर्नाटक से। तो ये संगठन बीकेयू सफल हुआ क्योंकि अन्य राज्यों के किसान संगठनों जैसे महाराष्ट्र का शेतकारी संगठन, कर्नाटक का रेयत संघ आदि को साथ लेकर अपनी कुछ मांगे हैं वो मनवाने में ये सफल रहा। इस प्रकार 80 के दशक में सबसे ज्यादा सफल सामाजिक आंदोलन था। तो 1980 के दशक में सबसे ज्यादा सक्सेस जन आंदोलन कौन सा था? तो वो था भारतीय किसान यूनियन का किसान आंदोलन। ये सबसे ज्यादा सक्सेस था। तो ये सफलता मिली भी, सबका साथ सबका विकास वाली बात हो गई भी। इस यूनियन ने सब लोगों को, दूसरे किसान यूनियनों को इस बात को समझाने में ये कामयाब हुआ भी अगर हम साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे तो हम सबका हित होगा, किसान का हित सर्वोपरि होगा। आगे बात करें तो इस आंदोलन की सफलता के पीछे इसके सदस्यों की राजनीति मोल भाव की क्षमता थी। राजनीति मोल भाव की, आपको पता है चुनाव बहुत तगड़ी चीज होती है। सारा खेल जो रचा जाता है वो कोई भी राजनीतिक पार्टियां आ जाए वो सब इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए नियम कायदे बनाते भी हैं और पीछे भी हट जाते हैं। वोट चाहिए, और क्योंकि जिस क्षेत्र के लोग इस यूनियन से जुड़े थे, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, वो समृद्ध किसान थे, वहां नकदी फसल होती थी, तो उनके पास इतना पैसा भी था। भैया वोट किन से लोगे? वोट तो हम ही से पूछ के देंगे ना लोग। तो राजनीति मोल भाव की क्षमता थी क्योंकि ये नकदी फसल उगाते थे, कुछ पैसा था इनके पास, और अपने क्षेत्र की चुनावी राजनीति में इसके सदस्यों का दबदबा था। चुनाव की जो राजनीतिक पार्टियां थी वहां पर भी अपना ये दबाव बनाए हुए थे, इनकी चलती थी वहां पर। तो आप यहां देखेंगे भी किसान यूनियन की विशेषताएं आपको खुद बता रही है भी हम इन कारणों से सफल रहे। और कहते हैं एकता में ही शक्ति है। जब जिस संगठन ने, जिस किसी समाज के पिछड़े वर्ग ने यूनिटी के साथ, अच्छे लीडरशिप के साथ अपना आंदोलन खड़ा किया है, इस लोकतंत्र में वो जरूर सफल हुए हैं और होना भी चाहिए। फिर लोकतंत्र किसको कहते हैं? लोकतंत्र का मतलब यही है भी अपनी समस्याओं को लेकर हम अपनी बात है वो रखें। सरकार हम चुनते हैं तो सरकार का फर्ज बनता है भी वो हमारी बातें सुने। बैठक होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। जब बातचीत होती है तो समस्या का समाधान भी होता है।
तो आपने समझा भी बहुत ही प्यारा टॉपिक और आपको समझ में भी आ गया होगा भी भारतीय किसान यूनियन, महेंद्र सिंह टिकैत और अब इनको संभाले हैं राकेश टिकैत। उसके अलावा और भी पंजाब, हरियाणा, यूपी, अलग अलग स्टेट्स में और भी बहुत से स्टेट के अंदर जो संघ हैं किसानों के वो भी चल रही हैं। एक प्यारा प्रश्न और सुनिएगा, अंदर से अगर थ्योरी के अंदर से अगर एक क्वेश्चन निकाले तो बहुत प्यारा क्वेश्चन निकलता है। क्या किसानों के आंदोलन को इंडिया की ताकतों के खिलाफ, इंडिया शब्द इंडिया की ताकतों के खिलाफ भारत का संग्राम करार दिया है? गौर कीजिएगा, बहुत प्यारी लाइन है। क्या किसानों के आंदोलन को इंडिया और भारत का आंदोलन कहा है? ऐसे समझिएगा, इंडिया का मतलब है क्योंकि अंग्रेज बंटवारा कर गए थे, अंग्रेजों ने ही ये नाम दिया था इंडिया, यानी शहरी औद्योगिक क्षेत्र, यानी उद्योगों का विकास, वो यहां पर इंडिया शब्द को उजागर कर रहा है। भारत यानी कृषि क्षेत्र का विकास। तो क्या सरकार तो उद्योगों के विकास में लगी हुई है, किसानों को तो भूल ही रही है? क्या ये बात किस किसान संगठन ने कही और वो किस राज्य का प्रमुख संघ है? तो ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र का जो शेतकारी संगठन है, महाराष्ट्र का शेतकारी संगठन ने किसानों के आंदोलन को इंडिया की ताकतों यानी औद्योगिक, शहरी औद्योगिक क्षेत्र के खिलाफ भारत यानी ग्रामीण कृषि क्षेत्र के संग्राम को करार है वो दिया था, ये बात कही थी। तो बहुत प्यारा प्रश्न है, इसको भी आप अच्छे से है दिमाग में नोट कर लीजिएगा भी ऐसी बात इंडिया बनाम भारत की बनाम है, वो किस संगठन ने अपने शब्दों में कही? तो शेतकारी संगठन। तो उम्मीद करता हूं अच्छे से कहानी समझ में आ गई होगी भी किस प्रकार किसानों ने सरकार से रुष्ट होकर अपना संगठन बनाया और समय समय पर इसके तहत आंदोलन भी करते रहे हैं और अपनी मांगे हैं वो भी मनवाते हैं। लोकतंत्र में ये सब जायज है। तो इनको आप नोट कीजिएगा और फिर अगले मुद्दे के ऊपर बात कर लेते हैं। चलिए, उत्तरी भारत के बाद अब दक्षिणी भारत की तरफ रुख करते हैं और वहां पर महिलाओं द्वारा चलाया गया एक प्रमुख आंदोलन जिसका नाम है ताड़ी विरोधी आंदोलन। ताड़ी नाम से जानिएगा, ताड़ी का मतलब है शराब, यानी शराब विरोधी आंदोलन। कब चला? 1990 के शुरुआती दौर में। कहां चला? आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के दुबरकंटा गांव में। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले का एक गांव है दुबरकंटा, वहां पर ताड़ी विरोधी आंदोलन हुआ था। असल में हुआ क्या वहां पर? 1990 के शुरुआती दौर में ही इसी दुबरकंटा गांव के अंदर महिलाओं के बीच प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम चलाया गया था, यानी अनपढ़ महिलाओं को पढ़ाने का एक प्रयास किया गया था, जहां पर गांव की बहुत सी महिलाएं आती थी और अक्सर अपने घर में जो पुरुष शराब पीते थे, जिनकी वजह से उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा था, परिवार की माली हालत है वो खराब हो रही थी, उनका जिक्र है वो यहां पर करती थी। यानी पुरुषों द्वारा शराब पीने की लत का वो वहां पर शिकायत भी करती थी। जो पढ़ाने वाला था उसको भी कहते, आपस में भी जिक्र है वो करते भी, ये तो बहुत बुरा हो रहा है। तो यहीं से इसी प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम के अंदर ही जब महिलाएं इकट्ठी हुई तो धीरे धीरे उनके दिमाग में अपने आप ही इसका विरोध करने की जो जुगत है वो आ गई थी। यानी स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। किसी ने नहीं कहा था भी आप इस ताड़ी का विरोध करें, उस शराब खोरी का विरोध करें। महिलाओं ने अपने आप ही अपनी एक यूनियन बनाई। तो लगभग आसपास की 5000 महिलाएं हैं वो इकट्ठी होती है धीरे धीरे और उस शराब बिक्री के विरोध में आंदोलन में भाग लेती है, यानी विरोध करती है भी यहां पर ताड़ी नहीं बेची जाएगी, यहां पर ठेका है वो नहीं बनेगा। अब आपको पता है हर साल शराब के ठेके के लाइसेंस छूटते हैं। सरकार क्यों लाइसेंस देती है? क्योंकि सरकार को राजस्व यानी इनकम प्राप्त होती है, टैक्स के रूप में पैसा मिलता है।
शराबखोरी से खूब पैसा सरकार को मिलता है, तो सरकार कभी नहीं चाहती भी शराब है वो बंद हो। तो वो तो हर बार जो दुकानें हैं वो शराब वाली बढ़ाती रहती है, लाइसेंस है वो देती रहती है। तो विरोध किया, इन महिलाओं के विरोध का जो लिखित बात है वो भी कलेक्टर साहब तक, नेल्लोर जिले के कलेक्टर को पहुंचा दी गई थी। तो इसका परिणाम शुरुआती दौर पर यह हुआ भी नेल्लोर जिले में ताड़ी यानी शराब की बिक्री की जो नीलामी है वो 17 बार उन्हें रद्द करनी पड़ी, क्योंकि जब भी ठेका छूटने की बात आए महिलाएं आगे आ जाए, विरोध करती है। और यह आंदोलन धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल जाता है और इसका असर भारत के अन्य क्षेत्रों में भी होता है। महिलाओं ने एक प्रमुख नारा दिया था कि ताड़ी की बिक्री बंद करो। कोई बहुत बड़ा नारा नहीं, बिल्कुल सिंपल सा, ताड़ी यानी शराब की बिक्री बंद करो, महिलाओं का यह नारा था और इसका असर भी देखने को मिला। अब एक चीज आप यहां देख पा रहे हो, सारा काम कौन कर रही है? महिलाएं कर रही है, अपने आप कर रही है। तो बोर्ड परीक्षा में इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है आपके भी, क्या आप इस ताड़ी विरोधी आंदोलन, इस शराब विरोधी आंदोलन को महिला आंदोलन का दर्जा देंगे? तब आप कह सकते हो हां, हम इस आंदोलन को महिला विरोधी आंदोलन है वो कहेंगे। अब आपसे कह दे भी आप अपने पक्ष में बातें लिखे, तो जो हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं ये सारी बातें जो हम आगे भी पढ़ेंगे अभी, ये सारी बातें इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगी। तो इस प्रकार से शराब के विरोध स्वरूप महिलाएं आंदोलन करती है और आंध्र प्रदेश में चले इस शराब विरोधी आंदोलन ने देश का ध्यान बहुत सी गंभीर जो इश्यूज हैं, जो मुद्दे हैं, उनकी तरफ आकृष्ट किया। और वो प्रमुख मुद्दे कौन से हैं उनकी भी बात कर लें। शराब पीने से पुरुषों का जो शारीरिक और जो मानसिक स्वास्थ्य है वो कमजोर हो जाता है। शराब से ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत प्रभावित होती है। शराबखोरी से ग्रामीणों पर कर्ज बढ़ता है। घर के अंदर खाने के लिए कुछ भी न हो, लेकिन पता नहीं शराब के लिए कहां से कुछ क्या आ जाता है। शराबखोरी से कामचोरी की आदत पड़ती है। स्वास्थ्य तो खराब हो ही रहा है, शारीरिक मानसिक रूप से अर्थव्यवस्था की जो अर्थव्यवस्था है वो प्रभावित होती है। कर्जा बढ़ता है, काम चोरी की आदत पड़ जाती है, बस शराब की तरफ ही, उस लत की तरफ ही ध्यान जाता है। शराब माफिया जो होता है, जो शराब बेचने वाले, शराब माफियों के सक्रिय होने से गांव में अपराध बढ़ता है। नशा तो अपराध का जनक रहा है भाई, और अपराध और राजनीति के बीच एक घनिष्ठ संबंध बन जाता है। आप सब समझते हो इस चीज को। जहां शराबखोरी होगी वहां अपराध होगा, और अपराध और पॉलिटिक्स इन दोनों का बहुत अटूट संबंध है। कौन सी राजनीतिक पार्टी ऐसी है जिसमें अपराध प्रवृत्ति के लोग नहीं हो? शराबखोरी से परिवार की महिलाओं से मारपीट और तनाव, टेंशन को बढ़ावा मिलता है। पुरुष शायद शराब पीकर अपने आप को इतना महान मानता है भी वो अपनी पत्नी, अपने बच्चों के ऊपर हाथ उठा सकता है। देखिएगा कितना मानसिक रूप से आदमी दारू पीकर विकृत हो जाता है। इस आंदोलन ने महिलाओं के मुद्दे जैसे दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, अपने कार्यस्थलों के वहां पर सेक्सुअली जो हैरेसमेंट होता है, लैंगिक असमानता आदि के प्रति भी समाज में जागरूकता उत्पन्न है, वो की है। इन चीजों के ऊपर हमारा ध्यान आकृष्ट कराया इस महिला आंदोलन ने, जो ताड़ी विरोधी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं भी इस आंदोलन का परिणाम क्या रहा। कोई भी आंदोलन अगर सच्ची यूनिटी के साथ किया जाता है तो सक्सेस भी होता है, और यही बात यहां भी हुई। कई राज्यों ने शराबबंदी है वो लागू कर दी, कुछ राज्यों में आज भी है, लेकिन फिर भी कई जगह पर विरोध आज भी चल रहा है भी ठेके नहीं होने चाहिए, लेकिन सरकार अपने राजस्व के चक्कर के अंदर ये चीजें बंद नहीं कर पा रही है। घरेलू हिंसा और महिला अत्याचार के विरुद्ध कठोर कानून बने हैं। महिलाओं को स्थानीय निकायों यानी ग्राम पंचायत, जिला परिषद,
जो पंचायत समिति है, नगर पालिका के जो चुनाव है, वहां पर महिलाओं को आरक्षण मिला है, उनके लिए सीटें रिजर्व हुई है। और ये किसके तहत हुआ? ये हमारे 73वें और 74वें संविधान संशोधन से हुआ। तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन से महिलाओं को स्थानीय निकायों के अंदर आरक्षण भी मिला है। तो इस प्रकार से दक्षिणी भारत के एक महत्वपूर्ण आंदोलन के बारे में आपने जाना, जो कि शराब विरोधी आंदोलन है, महिलाओं द्वारा चलाया गया था। पढ़ने आई थी तो पढ़ने से समझ पैदा हुई, और समझ पैदा हुई तो इकट्ठी हुई, यूनिटी दिखाई और विरोध किया, ताड़ी की बिक्री बंद करो, कारण भी बताए भी हम इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, और अंत में सफल भी होती है। और पूरे भारतवर्ष की पूरी राजनीति की आंखें खोल देती है भी हमें ऐसी चीजों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, इस शराबखोरी को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। यही चीजें समझाने के उद्देश्य से ही इस आंदोलन के बारे में हम अपने इस अध्याय में पढ़ रहे हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल सकता है भी किन गंभीर मुद्दों की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट किया है, क्या ये एक महिला आंदोलन हो सकता है। तीसरा सीधा ताड़ी विरोधी आंदोलन के बारे में समझाइए। तो जितने अंक का क्वेश्चन होता है उसी के अकॉर्डिंग इनमें से सिलेक्टेड बातें हैं वो हमें लिखनी होती है। लेकिन अगर आप गौर से सुनेंगे तो याद रखने वाली कुछ बात है ही नहीं, ये तो एक कहानी है जो अपने आप ही याद रह जाती है। चलिएगा, नोट कीजिएगा और फिर बात करते हैं एक छोटे से मूवमेंट के ऊपर। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट के समस्याओं के बारे में और वहां से जुड़े आंदोलन के बारे में। आपको पता है पूर्वी और पश्चिमी तट यानी जहां मछली पकड़ना प्रमुख व्यवसाय है, तो वहां पर कौन सी समस्याएं आई और क्या किया गया। तो वहां एक संगठन का निर्माण हुआ जिसका नाम है नेशनल फिश वर्क्स फोरम, शॉर्टकट जिसको कहते हैं NFF। सबसे पहले तो आप ये जानिए भी मछुआरों की संख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। एक बात ये आप ध्यान रखिए छोटे क्वेश्चन के रूप में। और दूसरी बात, जो मत्स्य मछली आखेट है, शिकार है, ये राज्य सूची का विषय है, इसलिए ऐसे आंदोलन वो ज्यादातर क्षेत्रीय स्तर पर यानी स्टेट लेवल पर ही हुए हैं। अब कहानी स्टार्ट करते हैं। जब सरकार ने एक सिस्टम बनाया बॉटम ट्राउलिंग, तो सबसे पहले तो ये जानिए भी बॉटम ट्राउलिंग का मतलब क्या है। तो देखिएगा, व्यावसायिक जहाजों को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की अनुमति देना, यह कहलाता है बॉटम ट्राउलिंग। जब आप किसी कंपनी को, जो जहाज चलाने वाले लोग हैं, अगर उनको आप मछली पकड़ने की, वो भी गहरे समुद्र में जाकर मछली पकड़ने की अनुमति दे देंगे, तो जो तटों के ऊपर जो मछुआरे रह रहे हैं, जिनके जीवन यापन का मुख्य आधार ही मछली है, तो उनकी आजीविका पर संकट आ रहा था। तो उस संकट को देखकर सब मछुआरे एक हुए और मजबूर होकर एक राष्ट्रीय मंच NFF यानी नेशनल फिश वर्क्स फोरम का गठन किया। इस NFF ने 1997 में केंद्र सरकार के साथ अपनी पहली कानूनी लड़ाई लड़ी थी और सफलता प्राप्त की थी। हौसला बढ़ गया, समस्याएं पूर्णतः खत्म नहीं हुई थी। तो 2002 में NFF द्वारा विदेशी कंपनियों को मछली मारने, मछली पकड़ने के लाइसेंस जारी करने के विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल भी की गई थी। तो ये NFF लगातार मछुआरों की समस्याओं को लेकर प्रयासरत है। पारिस्थितिकी की रक्षा और मछुआरों के जीवन को बचाने के लिए ये संगठन अनेक कानूनी लड़ाइयां हैं वो लड़ी भी है और लड़ भी रहा है। और इसके साथ साथ विश्व के समधर्मा संगठन से भी इन्होंने हाथ मिलाया भी किसी भी तरीके से मछुआरों की आजीविका का नुकसान नहीं हो, क्योंकि अगर ये जागते रहेंगे
तो सरकार ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाएगी भी ताकि इनके जीवन यापन में किसी प्रकार की समस्या हो। तो इसलिए लोकतंत्र में जागते रहना जरूरी है, संगठन में रहना जरूरी है। तो ये थी आज की अपनी वीडियो क्लास। उम्मीद करता हूं आप लाभान्वित हुए होंगे। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, नोट कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।